और इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेकिन इसका तो अपन स्वागत करेंगे, लेकिन पहले अपन इसका स्वागत करते हैं जो अपना थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ था रेडियो एक्टिविटी में उसका। तो रेडियो एक्टिविटी में बबुआ, ओ बबुआ, अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय, अक्षय, अक्षय नहीं पढ़ा था। ठीक है ना, ये सारी चीजें अपनी अपन ने पढ़ी थी। ये जो मेन रिजल्ट्स हैं वो अपन ने एक जगह पर लिख लिए थे। ठीक है, इनके एप्लीकेशंस बेटा अपन अभी करेंगे, अभी इनके एप्लीकेशंस अपन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म और आती है जिसको अपन कहते हैं औसत आयु काल। एक मिनट बेटा होमवर्क इसी के आगे हैं, अभी होमवर्क अपन करेंगे, इसी के आगे हैं बेटा होमवर्क। ठीक है बेटा, होमवर्क अभी बताएंगे बेटा, इसी के आगे हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, फिर अपन सीधे सीधे सवालों पे ही चलेंगे। औसत आयु काल, मीन लाइफ कहते हैं या एवरेज लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो किसी टुकड़े में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के सभी नाभिकों के जीवन काल का औसत उस पदार्थ का औसत आयु कहलाता है। जीवन काल का पदार्थ औसत। ठीक है, अर्थात कौन कितने साल तक जीवित रहा। ठीक है, ये होता है कि क्या बोलते हैं, नाभिक नाभिक कितने समय तक, नाभिक कितने समय तक जिंदा थे। जिंदा थे मतलब डिके नहीं हुए थे, जिंदा थे। देखो किसी की आयु क्या होती है, हम कहें कि एक व्यक्ति है, उसकी आयु 80 साल थी, इसका मतलब क्या होगा, वो 80 साल जिया, है ना। एक व्यक्ति जो कब पैदा हुआ था, सन 1900 में। ठीक है, और उसकी आयु 80 साल थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो 80 साल तक जिंदा था, अर्थात वो डिके हो गया होगा, वो क्षय हो गया होगा। कब? 1980 में। 1980 में वो क्षय हो गया होगा। अब चाहे 1900 में उसकी आयु कितनी थी, 1900 में उसका जन्म हुआ था और उसकी आयु कितनी थी, 80 वर्ष, तो वो 1980 तक जिंदा रहा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि सन 2000 में उसकी आयु कितनी रही होगी। एक आदमी 1900 में पैदा हुआ, 80 साल तक जिया, तो सन 2000 में उसकी आयु कितनी रही होगी। ये हम कहें आज उसकी आयु कितनी होगी, 2025 में उसकी आयु कितनी होगी, आज उसकी आयु 2025 में उसकी आयु कितनी होगी। तो हमने कहा उसकी आयु तो भाई 80 साल ही हुई होगी, 80 साल के बाद तो वो डिके कर गया, 1980 के बाद वो था ही नहीं। तो चाहे हम आपसे पूछे कि सन 2000 में उसकी आयु कितनी है, या हम पूछे 2025 में उसकी आयु कितनी है, वो तो 80 वर्ष ही हुई ना, 80 वर्ष के बाद तो वो निपट गया भाई साहब। ऐसी बातें कर रहे हो, 125 लिख रहे हैं लोग, 125 लिख रहे हैं लोग, 100 लिख रहे हैं। तो आयु का मतलब होता है कि वो कितने साल तक जिंदा था, बस दैट्स इट। ठीक है ना। मान लीजिए कोई जीव था, वो सन 2000 में पैदा हुआ, सन 2000 में पैदा हुआ, एक आई दाई सैकड़ा हजार 2000 में पैदा हुआ, और वो 5 साल में डिके कर गया, 5 साल में उसकी मृत्यु हो गई, उस जीव की मृत्यु हो गई 5 साल में। ठीक है, 5 साल में मृत्यु हो गई। तो हम कहें 2001 में उसकी आयु कितनी, 2001 में आयु, तो आप कहेंगे सर 1 साल। 2001 में आयु कितनी, 1 साल। 2002 में आयु 2 साल, 2003 में आयु 3 साल, 2005 में आयु 5 साल, हम कहें 2006 में आयु 5 साल ही रहेगी। अब उसकी आयु 5 साल ही रहेगी, वो 6 कर गया, 2025 में आयु 5 साल। समझ रहे हो बेटा बात को। तो नाभिक कितने समय तक जिंदा था, तो किसी भी चीज की आयु अपन कैसे कहते हैं कि वो कितने टाइम तक जिंदा था, जब वो निपट गया उसके बाद कोई मतलब नहीं आयु का। तो जैसे मैं इसको एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि औसत आयु क्या होती है। तो हमने कहा हमारे पास यहाँ पर कुछ नाभिक थे, न्यूक्लियस, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस का मरना और जिंदा होने का मतलब क्या होगा, तो हमने कहा जैसे हमारे पास एक्स है, एक्स डिके हो रहा है, एक्स का डिके हुआ और क्या बन गया है बेटा, वाई बन गया है। एक्स कम होता जा रहा है, वाई बन रहा है, कम होता जा रहा है, वाई बन रहा है। तो एक तरीके से बेटा आप ऐसे समझ सकते हैं, एक्स मर रहे हैं और वाई बन रहे हैं, वाई बन रहे हैं। जैसे इंसान मर जाता तो भूत बनता है, इंसान मरता है तो क्या बनता है, भूत बनता है। मान लीजिए किसी देश में 100 इंसान थे, 60 मर गए, तो इंसान कितने बचे, 40, भूत कितने हो गए, 60। तो हम कहेंगे अब उस देश में 40 इंसान होंगे, 60 भूत होंगे। हम क्या 10 इंसान और मर गए, तो हम क्या आदमी रह गए 30, भूत हो गए 70। ठीक है, तो एक्स घट रहा है और वाई बन रहा है, ऐसा। तो हमने कहा एक्स की शुरुआत में कितने न्यूक्लियस थे, मान लीजिए 10 न्यूक्लियस थे, 10 न्यूक्लियस। ठीक है, 10 नाभिक थे। ठीक है, यहाँ बेटा उनका जिंदा रहने का समय, आयु बेसिकली क्या होती है, जिंदा रहने का समय होती है। आयु क्या होती है, जिंदा रहने का समय, कि जब वो पैदा हुआ तब से कितने समय तक जिंदा था। ओके, यहाँ पर आप ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना, हम आपसे सवाल जवाब अभी करेंगे। तो न्यूक्लियस कितने थे, 10। ठीक है, कब, शुरुआत के समय में, 0 आर में, 0 आर इनका जन्म हुआ, 10 न्यूक्लियस थे। अब हमने कहा न्यूक्लियस रह गए 8, न्यूक्लियस रह गए कितने, 8, कितने, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद। ठीक है, फिर न्यूक्लियस कितने रह गए, 5, हमने कहा कितने समय बाद, 5 न्यूक्लियस बचे, 5 न्यूक्लियस बचे कितने, 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। फिर हमने कहा 1 न्यूक्लियस बचा, कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या चलो हमने कहा 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद 1 न्यूक्लियस बचा। फिर हमने कहा 1 भी न्यूक्लियस नहीं बचा 5 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद 1 भी न्यूक्लियस नहीं बचा। ठीक है, अच्छा इधर आयु नहीं, यहाँ पर हम समय लिखते हैं, समय लिखते हैं। ठीक है, समझना आप इसको। तो हमने कहा कि यहाँ से 10 से 8 न्यूक्लियस हो गए, तो ये 2 न्यूक्लियस की आयु कितनी है, इन 2 न्यूक्लियस की आयु की बात करें ना, ये एग्जांपल ऐसे समझने के लिए। यहाँ पर अपन लिखते हैं बीच में आयु, तो इन 2 न्यूक्लियस की आयु कितनी है, तो हम कहें इन 2 न्यूक्लियस की आयु है 2 घंटे, सॉरी 1 घंटे, 1 घंटे। 2 न्यूक्लियस की आयु कितनी है, 1 घंटे। ठीक है, बरोबर, कितनी आयु है बेटा, 1 घंटे। इसको यहीं लिख दूं या यहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, अरे यार यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस, इसकी आयु कितनी थी बेटा, 1 घंटे थी, 1 आवर, 1 आवर। ठीक है, अब बेटा ध्यान देना, यहाँ तक कितने जिंदा हैं, 8 और 2 निपट गए, तो उनकी आयु कितनी थी बेटा, 2 घंटे। अब ध्यान देना यहाँ पर कितने बचे हैं बेटा, 5, यहाँ पर कितने बचे हैं, 5। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस क्षय होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस क्षय होगा 3, यहाँ पर न्यूक्लियस कितने क्षय हुए, 2, यहाँ पर न्यूक्लियस कितने क्षय हुए 4, यहाँ पर न्यूक्लियस कितने क्षय हुआ 1। ठीक है, 1 न्यूक्लियस क्षय हुआ। तो ये 2 न्यूक्लियस की आयु कितनी थी बेटा, 1 घंटे, 1 घंटे जिंदा रहे। ये जो 3 न्यूक्लियस है इनकी आयु बताओ कितनी होगी, ये जो 3 न्यूक्लियस है इनकी आयु कितनी रही होगी, जल्दी बताइए।
इन 3 न्यूक्लियस की आयु कितनी रही होगी, जल्दी बताइए। तो हम कहेंगे ये शुरुआत से 2 घंटे तक जिंदा थे, 2 घंटे के बाद ये खत्म हुए, तो इनकी आयु बेटा कितनी रही होगी, 2 घंटे। 2 घंटे कितने, 2 घंटे, ठीक है। फिर ये जो 4 न्यूक्लियस हैं, ये कब से जिंदा थे, शुरुआत से जिंदा थे, कब तक, 4 घंटे तक। तो ये जो चार न्यूक्लियस हैं, इनकी आयु कितनी रही होगी बेटा, 4 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। और ये जो आखिरी में एक न्यूक्लियस बना, इस समय पैदा हुआ था, इस समय सभी पैदा एक साथ हुए थे, शुरुआत में 10 थे। तो जो एक न्यूक्लियस आखिरी वाला वो 5वें घंटे में मरा, तो जो आखिरी वाला एक न्यूक्लियस है, इसकी आयु कितनी होगी, 5 घंटे, 5 घंटे। इसकी आयु कितनी होगी बेटा, 5 घंटे। बात को समझ गए कि पहले 2 निबट गए 1 घंटे में, इसकी आयु 2 घंटे, ठीक है। फिर ये 8 से हुए 5, तो ये कितने न्यूक्लियस इसमें डिके हुए, 3। तो ये 3 कब से जिंदा थे, शुरुआत से जिंदा थे, तो इनकी आयु कितनी हुई, 2 घंटे हुई। फिर यहाँ पर आएगा 1, तो 5 से 1 होने में कितना समय लगा, 4। तो यहाँ पर 4 न्यूक्लियस निबट गए, 4 निबट गए, कितने निपटे, 4, है ना। इसी टाइम पर निपट रहे हैं, एग्जैक्टली इसी टाइम पर, 4 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, बीच में नहीं के साथ कोई 3 घंटे में निपट गया हो, तो हम कहते 3 घंटे में नहीं निपटा, जो दिया गया वही है कि 4 घंटे पर इतना निपट रहा है। तो 4 घंटे पे कितना, 1, चौथे घंटे पे 1 रह गया। तो बेटा यहाँ पर जो 4 न्यूक्लियस हैं कब से जिंदा थे, शुरुआत से, कितने घंटे जिंदा रहे, 4 घंटे, कितने घंटे जिंदा रहे, 4 घंटे, ठीक है। अब जो आखिरी 1 बचा था वो शुरुआत से चल रहा था, 5 घंटे तक जिंदा था, 5 घंटे तक जिंदा था। अब हम इनकी औसत आयु निकालें, औसत आयु, इसकी सवालों में जरूरत नहीं पड़ी, वो तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। औसत आयु के लिए अपन क्या लिखेंगे, कुल आयु, बटे कुल न्यूक्लियस, कुल आयु बटे कुल न्यूक्लियस। तो कुल आयु कितनी हो गई, तो ये 2 न्यूक्लियस 1 घंटे तक जिंदा थे, फिर 3 न्यूक्लियस 2 घंटे तक जिंदा थे, प्लस फिर ये 4 न्यूक्लियस 4 घंटे तक जिंदा थे, फिर ये आखिरी का एक न्यूक्लियस कब तक जिंदा था, 5 घंटे तक, डिवाइड बाय कुल न्यूक्लियस कितने थे, 10। कुल न्यूक्लियस कितने थे, 10। तो ये औसत आयु हुई इनकी, ये क्या हुई बेटा, इनकी औसत आयु, जो भी माना जाए, ठीक है। तो अब देखो औसत आयु अपन कैसे लिखते हैं, टी एवरेज। तो सभी सक्रिय नाभिकों के जीवन काल का योग बटे प्रारंभ में उपस्थित नाभिकों की संख्या, कुल नाभिकों की संख्या। और इसका मान कितना आता है, 1 बाय लैम्डा, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये मान कितना आता है बेटा, 1 बाय लैम्डा। तो जो टी एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 बाय, इस रिजल्ट को आपको याद रखना है। अच्छा, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे टी एवरेज को, तो टी एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रल टी आयु इनटू डीएन डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डीएन, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, औसत, ठीक है। और अगर अपन इंटीग्रेशन में नहीं लिखें, इससे लिखें कैलकुलस, तो हम लिखेंगे T1 N1 प्लस T2 N2 प्लस T3 N3 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाएंगे, बरोबर। यहां पर अपन ने क्या लिखा है, ये N1, अरे यार ये क्या है N1, ये T1, ये क्या है N2, ये क्या है T2, ये क्या है N3, ये क्या है T3 T3 डिवाइड बाय कुल नाभिकों की संख्या N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस, पहले कितने जिंदा थे, 2 जिंदा थे, 3 जिंदा थे, 4 जिंदा थे, 1 जिंदा थे, है ना। 2 जिंदा, 3 जिंदा, 4 जिंदा, 1 जिंदा, इनटू कितने समय तक जिंदा थे, कितने समय तक जिंदा थे। तो ये कुल आयु का योग हो गया सभी नाभिकों की बटे नाभिकों की संख्या, ठीक है। तो सभी सक्रिय नाभिकों के जीवन काल का योग बटे प्रारंभ में उपस्थित नाभिकों की संख्या, ठीक है। ये 1 बाय लैम्डा। अब देखो ना, तो ये काम का है ना, ये काम का है, ये काम की चीज है, ये याद रखना है, 1 बाय लैम्डा, बस रिजल्ट आपको याद रखना है, प्रूफ वगैरह बोर्ड में भी नहीं है। अब देखो इससे भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है कि अर्ध आयुकाल टी हाफ बटी एवरेज में संबंध, टी हाफ बटी एवरेज में रिलेशन बहुत आसान, इससे आसान कोई चीज है नहीं इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में बेटा इससे आसान कोई चीज है नहीं। अच्छा मास्टर ऐसा है क्या, हम कहा ऐसा ही है। तो देखो बेटा टी हाफ अपन लिखते थे, टी हाफ इज इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा, टी हाफ बराबर ln2 बाय लैम्डा, ठीक है। और टी एवरेज इज इक्वल टू कितना आया, 1 बाय लैम्डा आया, 1 बाय लैम्डा। इनका भागाकार कर दो, इनका क्या कर दो बेटा, भागाकार कर दो। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो लैम्डा लैम्डा विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट कैसे चल रहा है बेटा, यू विल गेट टी हाफ अपॉन टी एवरेज, टी हाफ अपॉन टी एवरेज इज इक्वल टू ln2। तो बेटा यहां से अपन कहें कि टी एवरेज का वैल्यू कितना आया, टी एवरेज, तो टी एवरेज की वैल्यू आएगी, टी एवरेज इक्वल टू आएगी टी हाफ अपॉन ln2, बरोबर। तो टी एवरेज इज इक्वल टू कितना हुआ, टी हाफ ln2 का मान कितना, 0.693। अगर इसका अपन भाग दे देते हैं तो टी एवरेज इज इक्वल टू आता है, भाग देने के बाद 1.44 इनटू टी हाफ, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को भी बेटा याद रखना, नहीं तो गाना गाएगा, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहे ना, दिल रोया की आंखें भरी आई, ओ ऐसे गाना गाएगा। तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि जो टी एवरेज होता है, औसत आयु होता है, ज्यादा होता है किससे, टी हाफ से, 1.5 गुना से थोड़ा सा कम है, 1.5 गुना से थोड़ा सा कम है। तो उसकी जरूरत हमें कई बार पड़ जाती है, सक्रियता हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब देखो सवाल कैसे बनते हैं। कोबाल्ट 60 की अर्ध आयु 5.2.4 वर्ष है, कितने समय के पश्चात इसकी सक्रियता घटकर अपने मूल मान की 1/8 रह जाएगी। सक्रियता का मतलब हो गया बेटा एक्टिविटी, जिसे अपन आर से प्रदर्शित करते हैं, रेट ऑफ आर से प्रदर्शित करते हैं, घटने की दर। तो कितने समय के बाद घट के 1/8 रह जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के बेटा 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके, ठीक है। मेथड 1 इस सवाल के लिए बुरा मेथड है, मेथड 1 इस सवाल के लिए बुरा मेथड है, मेथड 2 विल बी द अच्छा मेथड, लेकिन दोनों ही आने चाहिए। सूत्र याद करो, सूत्र याद करिए बबुआ, सूत्र याद करिए। तो सूत्र ये होता था r अपॉन r नॉट, टी हाफ दिया गया है, तो r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू अपन कहते थे 1/2 इनटू t अपॉन टी हाफ। अब ये कह रहे हैं कितने समय के बाद अपने मूल मान का मतलब होगा r नॉट, प्रारंभिक मान का 1/8 गुना रह जाएगा। तो हम कहेंगे हो गया r नॉट अपॉन 8 डिवाइडेड बाय r नॉट इज इक्वल टू 1/2 t अपॉन टी हाफ बना है। r नॉट से r नॉट बाबा टिल्लू, ये बचा 1/8 इज इक्वल टू 1/2 इनटू t का पावर t हाफ। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की घात 3,
1/8 को लिख सकते हैं बेटा 1/2 की घात 3 इज इक्वल टू 1/2 इसकी घात t अपॉन t हाफ, t अपॉन t हाफ। ठीक है, तुलना कर लो तो t अपॉन t हाफ की वैल्यू कितनी है ना, आधा समान है तो घातें बराबर कर दिया अपन ने, कितना आया बेटा 3 आया। तो जो समय आया वो कितना आया 3 t हाफ के बराबर। तो t का मान कितना हो गया 3 और t हाफ कितना है 5.25 ईयर्स, 5.25 ईयर्स। ठीक है, तो ये अपना जो भी आ जाए ये अपना आंसर। तो दिस इज द पहला तरीका, दिस इज द पहला तरीका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दूसरा तरीका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दूसरा तरीका। बरोबर, दूसरा तरीका ये है बेटा मेथड 2, बिल्कुल सिंपल तरीका। देखो शुरुआत में कितना आर नॉट है, शुरुआत में सक्रियता कितनी थी आर नॉट। अब एक अर्ध आयु काल के बाद, एक अर्ध आयु काल के बाद आधी हो जाती है। तो शुरुआत में कितना आर नॉट, तो एक टी हाफ के बाद, एक टी हाफ समय के बाद, एक अर्ध आयु काल समय के बाद ये घट के कितनी रह जाएगी आधी, आर नॉट बाय 2, आर नॉट बाय 2। फिर हम कहेंगे अगले टी हाफ समय के बाद, एक और टी हाफ समय के बाद, अगले टी हाफ समय के बाद एक घट के और आधी रह जाएगी, आर नॉट बाय 4 रह जाएगी। अब हमने कहा एक और अर्ध आयु काल के बाद, हर अर्ध आयु काल में कितना रह जाएगा आधा, हर अर्ध आयु काल में पहले का आधा रह जाएगा। तो पहले कितनी थी आर नॉट, तो एक अर्ध आयु काल में कितना हो गया 1 टी हाफ में कितना हो गया आर नॉट बाय 2। फिर अगले अर्ध आयु काल में जितना था उसका आधा रह जाएगा, फिर अगले अर्ध आयु काल में जितना था उतना उसका आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आर नॉट बाय 8, आर नॉट बाय 4 का आधा कितना हो गया बेटा आर नॉट बाय 8। अर्ध आयु काल में बेटा आधा रह जाता है, क्या रह जाता है आधा। तो आर नॉट से आर नॉट बाय 8 होने में कितना समय लगा, तो आर नॉट से आर नॉट बाय 8 होने में कितने अर्ध आयु काल लगे 1 2 3, होने में 3 टी हाफ लग रहे हैं। टी हाफ मतलब अर्ध आयु काल, 3 अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल लग रहे। अतः जो समय हुआ t इज इक्वल टू 3 टी हाफ। तो t इज इक्वल टू 3 इंटू टी हाफ की वैल्यू कितनी है 5.25। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ भी 3 टी हाफ आया बेटा और यहाँ पर भी कितना आया 3 टी हाफ तरीका। अब देखो सर कौन से सवाल में कौन सा तरीका लगाएं, ये वाला तो आसान लग रहा है, ये तो आपने इतना लिखा है इसलिए इतना करना पड़ा, अदरवाइज हम सीधे करते एक टी हाफ में कितना हो गया आर नॉट बाय 2, अगले टी हाफ में आर नॉट बाय 4, अगले टी हाफ में आर नॉट बाय 8, आधा आधा हो जाएगा। तो एक टी हाफ, दो टी हाफ, तीन टी हाफ लगे, आंसर हो गया 3 टी हाफ, आंसर आ गया बस। तो सर इस तरीके की जरूरत क्या है, इस तरीके की जरूरत क्या है, तो देखो बेटा कि जब जो मान घट रहा है वो दो का गुणा जो आधा रह गया, एक चौथाई रह गया, 1/8 गुना, 1/16 गुना, 1/32 गुना, तब तो हम मेथड यूज कर सकते हैं। अगर किसी सवाल में पूछा जाता कि जो सक्रियता है वो घट के आर नॉट बाय 6 हो गई, आर नॉट बाय 6, तो बेटा इसमें आर नॉट बाय 6 आएगा ही नहीं, आर नॉट बाय 6 इसमें आएगा ही नहीं। हाँ आप ऐसा कह सकते हैं कि आर नॉट बाय 6 2 हाफ लाइफ और 3 हाफ लाइफ के बीच में आएगा, 2 हाफ लाइफ के बाद आर नॉट बाय 4, 3 हाफ लाइफ के बाद आर नॉट बाय 8, तो इनके बीच में कहीं आएगा, ठीक बीच में नहीं आता है। ऐसे में सोचना कि सर ढाई हाफ लाइफ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें ये करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में आप आर की जगह आर नॉट बाय 6 लिखेंगे, फिर लॉग वॉग लेंगे तो आंसर लॉग में आएगा, कुछ आंसर किसमें आएगा बेटा लॉग में। तो समझ रहे हैं कि कितने नाभिक घट गए या कितने नाभिक बचे। अगर ये 2 के गुणज में आधे, 1/4, 1/8 गुना, 1/16 गुना, 1/32 गुना, 1/64 गुना, 1/28 गुना, तब तो टी हाफ खेलते जाओ। लेकिन अगर मान हमने कहा कि कितने समय के बाद आर नॉट बाय 5 रह जाएगा, आर नॉट बाय 5 रह जाएगा, हम कहेंगे ओ माय गॉड, इसके लिए तो हमें ये वाला तरीका ही यूज करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए, कब यूज करेंगे कौन सा तरीका ये भी बता दिया है, और इसमें निखार कैसे आएगा कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसके साथ बेटा कॉन्सेप्ट्स के साथ। और सवाल हमें ऐसा करवाता है मुगेम्बो क्या हुआ, मुगेम्बो खुश हुआ, कितना खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ, घनघोर खुश हुआ मुगेम्बो। इस टाइप का सवाल और ढूंढ लिया हूं मैं, ये है ना। हम आपको और पी वाई क्यू देंगे, जितने इसमें है उससे ज्यादा और पी वाई क्यू देंगे, मैं आपको बोल ही देता हूँ, मैं देख लेता हूँ शायद और हूँ। अरे यार क्या नाम है, रंजीत, तब तक शायद बन जाए। और है मेरे पास, है, मैं आपको एंड में लगा के दे दूंगा बेटा, है मेरे पास, डोंट वरी। मैं और लगा के आपको दे दूंगा। चलिए पहले इसी में ढूंढ लूं, अगर इसी टाइप का कोई सवाल हो तो। चलो लगभग ऐसा ही सवाल है। आओ, कहा जाता है दो रेडियोधर्मी नाभिक ए तथा बी, दो नाभिक हैं ए तथा बी अलग अलग, ए तथा बी की आयु काल क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट है। यदि एक नमूने में आरंभ में दोनों की संख्या बराबर है तो 60 मिनट तथा 7 मिनट पश्चात ए तथा बी क्षय नाभिकों की संख्या क्या होगी। 60 मिनट के बाद ए तथा बी के क्षय हो चुके नाभिकों की संख्या, क्षय हो गए नाभिकों की संख्या। यहाँ पर एन ध्यान देना, जो अपन एन लिखते हैं वो होता है बचे हुए, रिमेनिंग बचे हुए नाभिकों की संख्या। तो इधर हम ए के लिए खेलते हैं और इधर हम किसके लिए खेल लेते हैं बेटा बी के लिए, इधर हम बी के लिए खेल लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ए के शुरुआत में नाभिक मान लीजिए ए नॉट, एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ कितना ए का 10 मिनट है, ये टी हाफ किसका है ए का 10 मिनट, और ये टी हाफ किसका है बी का, टी हाफ किसका बी का 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, तो शुरुआत में एन नॉट 10 मिनट बाद कितने रहेगा, एन नॉट बाय 2, एक हाफ लाइफ, 10 मिनट मतलब एक हाफ लाइफ। ठीक है, फिर अगले 10 मिनट के बाद 10 मिनट, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए, एन नॉट बाय 4, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए, अगले 10 मिनट के बाद रह गए बेटा एन नॉट बाय 8, एन नॉट बाय 8, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए, अगले 10 मिनट के बाद रह गए एन नॉट बाय 16, कितने रह गए बेटा एन नॉट बाय 16, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए एन नॉट बाय 32, एन नॉट बाय 32, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए एन नॉट बाय 64, आधे होते जाएंगे, आधे होते जाएंगे, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए एन नॉट बाय 128, 128 अगले 10 मिनट के बाद,
फिर अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए, अगले 10 मिनट के बाद कितने रह गए, वैसे तो मैंने बहुत खेल दिया, जरूरत ही नहीं है इतना, n नॉट बाय 256, लेकिन समय ये कितना कह रहा है, 60 मिनट ही कह रहा है, इन्होंने कितना कहा 60 मिनट, तो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 60 मिनट हो गए 10, अच्छा मैंने ये वाला गिना, ये वाला तो गिना ही नहीं, इधर भी बेटा 10 मिनट, इधर इसमें कितना समय लगा 10 मिनट, 10 मिनट, तो देखना पहले 10 मिनट, 10 मिनट 20, 30, 40, 50, 50 के बाद 60, 60, 10 मिनट के बाद बेटा इतने बचे, इस 60 मिनट के बाद बचे, 60 मिनट के बाद, 60 मिनट के बाद इतने बचे, बचे कितने, बचे कितने, n नॉट बाय 64, n नॉट बाय 64, ठीक है, इतने बचे हैं, तो 6 कितने हो गए, इतने बचे हैं, तो 6 नाविक, 6 नाविक, 6 नाविक, 6 नाविक कितने हो गए, तो n नॉट माइनस n नॉट बाय 64, ठीक है, n नॉट थी, इतने बचे हैं, इतने बचे हैं बेटा, ठीक है, तो ये कितना आया 63 n नॉट अपॉन 64, इतने 6 हो गए, इतने 6 हो गए, किसके, a के, किसके बेटा, a के। अब देखो बी के लिए खेलते हैं, बी के लिए खेला करते हैं, बी के शुरुआत में कितने n नॉट, एक अर्धायुकाल के बाद 10 मिनट के बाद, 10 मिनट नहीं, इसका अर्धायुकाल कितना बेटा 20 मिनट है, 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद कितने n नॉट बाय 2, n नॉट बाय 2, हमने कहा अगला हाफ लाइफ 20 मिनट का कितने रह जाएंगे, n नॉट बाय 4, n नॉट बाय 4, हमने कहा अगला हाफ लाइफ कितने का 20 मिनट का, 20 मिनट का n नॉट बाय 8, तो 60 मिनट हो गया क्या, हो गया सर, है ना, यहाँ तो बेटा ऐसे लिखा कि आप आगे कितने भी तक लिख सकते हो, लेकिन हमें जरूरत कितनी है 60 मिनट की, तो देखो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट, तो बचे कितने, बचे कितने हैं बेटा, n का मान, n बी के बचे हुए नाविकों की संख्या कितनी है, n नॉट बाय 8, तो डिके कितने हो गए, डिके कितने हो गए, n नॉट थे उसमें से n नॉट बाय 8 बचे हैं, तो डिके कितने हो गए 7 n नॉट अपॉन 8, डिके कितने हो गए बेटा 7 n नॉट बाय 8, तो 6 नाविकों का अनुपात निकालना, तो a के डिके नाविक बटे b के डिके नाविक, इसके कितने डिके हो चुके थे 63 n नॉट अपॉन 64, इसके कितने डिके हो चुके हैं 7 n नॉट बाय 8, 7 n नॉट बाय 8, काटा कूटा मचा दो सबसे पहले तो n नॉट से n नॉट को सल्टाओ दिन दहाड़े, उसके बाद इधर कितना है 63 into 8 डिवाइडेड बाय 64 into 7, तो भाई साहब 8 से गया 8 आया 9, 9 बाय 8, 9 बाय 8 इज द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो बेटा, और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और किसे कर सकते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला से, है ना, फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 t बाय टी हाफ, टी बाय टी हाफ, ठीक है, तो n बचे हुए हैं, n नॉट प्रारंभिक हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, t की वैल्यू कितनी है 60, टी हाफ कितना है 10, किसका, a के लिए, a के लिए, ठीक है, तो n a का अपॉन n नॉट, a कितना आ गया, इससे गया 6, 1/6 कितना होता है 64, 64, तो यहाँ से n a इज इक्वल टू कितना आ गया n नॉट बाय 64, ये बचे हुए नाविक हैं, समझना, ये बचे हुए नाविक हैं, मैथड टाइम टेकिंग नहीं बेटा, आपको समझा रहे थे इसलिए टाइम टेकिंग लगा, मेथड टाइम टेकिंग नहीं है बेटा, आपको समझा रहे हैं, लिख के इसलिए टाइम लगा, एन बी के लिए क्या लिखेंगे, एन नॉट 1/2, 1/2 हम अभी बताते हैं क्या टाइम टेकिंग, समय कितना 60, अर्धायुकाल कितनी है इतनी, तो एन बी के कितने बचे, एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की घात 3, ठीक है, तो एन बी का मतलब हो गया एन नॉट बाय 8, ठीक है, तो ध्यान देना दीज आर रिमेनिंग, ये रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग है बेटा तो डिके भी हम देख लेंगे, ये बचे हुए हैं, रिमेनिंग है, ठीक है, अब जो बालक कह रहे हैं सर मेथड टाइम टेकिंग, सुनो सर n/2, क्लियर है ना बात, बेटा बताएंगे ना, पीयूष तुम बार बार वही कह रहे हो, 36 दिन हो गए, रुको रुको बताएंगे बेटा बताएंगे, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने क्या दिया था, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहा होगा यार उसमें तो, अब देखो मैंने बेटा कॉपी कर दिया पेज, अगर मैं सॉल्व कर रहा होता ना इसका एग्जाम, इसकी हाफ लाइफ कितनी 10 मिनट और समय कितना 60 मिनट, तो ए के कितने हाफ लाइफ हो गए, ए के कितने हाफ लाइफ हो गए, तो हम कहेंगे 6 हाफ लाइफ, बी की हाफ लाइफ 20 मिनट, समय कितना 60 मिनट, तो बी के कितने हाफ लाइफ हो गया, बी का कितना समय हो गया 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, तो 6 हाफ लाइफ के बाद आप देख लो 2, है ना, इसकी 6 हाफ लाइफ हो गई, ठीक है, इसकी कितनी हो गई 3 हाफ लाइफ, ठीक है, 6 हाफ लाइफ के बाद अब जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, वैसे तो हमें पता चल गया है ना, 2 की घात 6, 2 की घात 6 कितना आएगा 64, आप लिख सकते हैं एन नॉट एक के बाद फिर एन नॉट बाय 2, फिर एन नॉट बाय 4, फिर एन नॉट बाय 8, एन नॉट बाय, आगे बढ़ाते जाओगे, इसकी 6 हाफ लाइफ, उसकी 3 हाफ लाइफ है ना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो सीधे सीधे हाफ लाइफ लिख के, इसकी 6 हाफ लाइफ, उसकी 3 हाफ लाइफ, ठीक है, तो 6 हाफ लाइफ में कितना हो गया, 6 हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहो तो एक हाफ लाइफ में कितना हो जाता है, n इज इक्वल टू, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मतलब मैं क्यों फालतू का समय बर्बाद करूं, लिख लोगे ना बेटा, एन नॉट बाय 2, एन नॉट बाय 4, एन नॉट बाय 8, एन नॉट बाय 16, एन नॉट बाय 32, एन नॉट बाय 64, इसके तो 3 है, तो एन नॉट शुरुआत में, तो एन नॉट बाय 2, एन नॉट बाय 4, एन नॉट बाय 8, मैंने तरीके दोनों बता दिए जिससे भी आप करना चाहो, ये आपकी चॉइस है, क्या है बेटा, ये आपकी मजबूरी नहीं बेटा, ये आपकी चॉइस है, चॉइस, अब देखो एक और सवाल, एक और सवाल, अच्छा सवाल बेटा, जिनमें पी वाई क्यू नहीं लिखे हैं वो ज्यादा अच्छे सवाल है, एक गणन दर मापी को दिए गए नमूने की सक्रियता नापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है बेटा, सक्रियता नापने के लिए, किसी समय पर इसकी सक्रियता कितनी है, इतनी है, किसी समय पर इसकी सक्रियता कितनी है, इतनी है, 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद इसकी सक्रियता इतनी हो जाती है, 5 मिनट बाद बेटा इसकी सक्रियता कितनी हो जाती है, इतनी, 5 मिनट के बाद, ठीक है, 6 नियतांक ज्ञात कीजिए और नमूने का अर्ध आयुकाल ज्ञात कीजिए, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, क्या लिख सकते हैं, क्या लिखोगे बेटा, सक्रियता मतलब हमको क्या चाहिए 6 आर, आर, तो हम ऐसे लिखते हैं आर किसी समय 2 पर इज इक्वल टू 6 नियतांक निकालना है, अर्ध आयुकाल भी निकालना है, तो R2 इंटू R1 अपन ऐसे लिखते थे ना बेटा, R अपॉन R नॉट इज इक्वल टू 1/2 T अपॉन T हाफ, T अपॉन T हाफ ऐसे कहते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1/2 T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 या डेल्टा T लिख लो जो भी समय है अपॉन T हाफ,
यहाँ पे ऐसे लिख लो डेल्टा टी बाई टी हाफ। सर ये समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हो, सर ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो, समझाऊं? मैं बताता हूँ। मान लीजिए, है ना, ध्यान दीजिए, ध्यान देना, माना प्रारंभिक सक्रियता कितनी है R0। ध्यान से देखना, हमने कहा समय t पर, समय t1 पर सक्रियता कितनी है बेटा, R1 है, कितनी है R1, ठीक है। और समय t2 पर, समय t2 पर सक्रियता कितनी है बेटा, R2 है, R2। तो पहले शुरुआत से हम इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए तो अपन क्या कहते हैं, R इज इक्वल टू R0 इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। यस सर। तो R1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं R0 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी वन। यस मास्टर, सही कह रहे, सही कह रहे। अब प्रारंभ से इसके लिए लिख लो, इस केस के लिए तो हम कहेंगे भाई किसी समय t पर सक्रियता इज इक्वल टू प्रारंभिक सक्रियता ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। सक्रियता कितनी है, R2, तो इज इक्वल टू R0 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी2 समय पर सक्रियता। इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2, इसको कह दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 और 2 का भागाकार कर दो, समीकरण 1 और 2 को भागाकार कर दो, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 और समीकरण 1 का भाग कर रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है, दिस इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R0 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी टू डिवाइडेड बाय R0 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी वन। R0 बाबा टिल्लू, तो R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी टू प्लस लैम्डा इंटू टी वन। आधार समान है तो घातें घट जाती हैं, घातें क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है, ठीक है। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर, इसमें से माइनस लैम्डा कॉमन ले लो, माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो ये बताया T1 माइनस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, माइनस लैम्डा कॉमन लिया तो T2 माइनस T1। तो R इज इक्वल टू अपन ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू समय अंतराल, इंटू समय अंतराल, क्या लिख सकते हैं, इंटू समय अंतराल, ठीक है, समझ रहे। और टी हाफ के पदों में ऐसे लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R1 इंटू टू टू दी पावर, ये अपन इसको ऐसे लिख लेते थे ना, R2 अपॉन R1 टी हाफ के पदों में 1/2 डेल्टा टी अपॉन टी हाफ। बस अब देखो टी की जगह क्या आ गया, डेल्टा टी, समय अंतराल, समय अंतराल, समय अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पर समय अंतराल आ गया, समय अंतराल, ठीक है। इस रिएक्शन का मतलब यह बेटा कि देखो शुरुआत में सक्रियता कितनी थी R0, फिर कुछ समय बीता T1, सक्रियता कितनी रहेगी R1, फिर कुछ समय और बीता कितना T2, कुछ समय और बीता T2 कब से, प्रारंभ से, सक्रियता कितनी होगी R2 कितने समय में, शुरुआत से, ये वाला समय कितना है, T2 है, T2, ये वाला समय T1 है। तो बेटा R1 से R2 होने में जो समय लग रहा है, इसको आप कह रहे हो डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1, विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1। क्लियर है बात, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो अलग से समझने के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है, ऐसा। तो समय की जगह समय अंतराल, थोड़ा और समझना चाहो तो ऐसे, जैसे अपन ऐसे लिखते थे ना R अपॉन R0 इज इक्वल टू 1/2, इधर T अपॉन टी हाफ, तो बेसिकली ये T समय अंतराल ही है, T माइनस 0 करो, T माइनस 0, ये प्रारंभिक समय, मतलब ये अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अब T ही क्यों हो जाता है, क्योंकि प्रारंभिक समय कितना था, 0 था, कितना था, 0। हाँ बेटा ये लिख लेना, लिखने से जरूरी है समझना, लिखने से जरूरी क्या है बेटा, समझना। ये तो मैंने अलग से बताया हुआ है इस साइड में, जो अपन बेसिक फंडा जानते थे कि R इज इक्वल टू R0 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा 1/t, तो पहले यहां से यहां तक के लिए लिखा, यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो तो मैं इसको और व्यवस्थित कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बबुआ, और व्यवस्थित, आ जाओ। अगर आप इसको लिख रहे हैं, हो सकता है कि नोट्स में ना आगे पीछे मैंने कर दिया तो समझने में कोई बाधा आ जाए। तो सीन ऐसा, शुरुआत में एक्टिविटी कितनी है, R0 है ना, सॉल्यूशन में अपन कैसे लिखेंगे, सीन क्या है, सीन क्या है, तो बेटा सीन बड़ा बढ़िया है, खूब बढ़िया है। क्या सीन है, देखो R0 था, कितने समय के बाद, T1 समय के बाद एक्टिविटी रहेगी R1। फिर दूसरे केस में क्या है, R0 था, किस समय के बाद, T2 समय के बाद, एक्टिविटी हो गई है R2। ये ध्यान देना, ठीक है। तो इस एक्टिविटी के लिए इक्वेशन दो कहानी हो रही है, इस एक्टिविटी के लिए, इस केस के लिए इक्वेशन बेटा हमने यहाँ लिखी है, और इस केस के लिए इक्वेशन मैं यहीं लिख देता हूँ, R1 इज इक्वल टू R0 ई टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू T1। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। R0 से T1 और दूसरे केस में R0 से R1 कितने समय में, T1 समय में, R0 से R2 कितने समय में, T2 समय में। ओके, क्लियर है क्या ये बात, चलो अच्छा ये सवाल तो तो एक गणमापी की दर दिए गए नमूने की सक्रियता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब ये यहां से यहां पहुंच जाता है 5 मिनट में, यहां से यहां पहुंच जाता है। तो देखो किसी समय T1 में एक्टिविटी, हमने कहा 50 जो भी है गणन प्रति मिनट, R2 का मान कितना, कितनी रह गई है, 2700, अरे यार 2700 रह गई है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, ऊपर कम वाली, ऊपर R2 अपॉन R1, कम वाली अपॉन ज्यादा वाली, क्योंकि देखो इधर 1/2 है, इधर 1/2, इधर हम क्या लिख देते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी हाफ, इस तरीके से, समझ गए। तो इसका मान कितना हो गया, 2700, इसका मान कितना है 4750 इज इक्वल टू 1/2 समय कितना दिया गया, 5 मिनट्स, समय कितना दिया गया बेटा, 5 मिनट्स इंटू टी हाफ। तो इस यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके लॉग लेके लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ आपको लॉग लेना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अज्ञात क्या सिर्फ टी हाफ है, अब लॉग की उल्टी सीधी वैल्यू आएंगी तो सवाल में वो दी जाएंगी, नहीं तो लॉग के पदों में ही आंसर होगा, नहीं तो आंसर किसके पदों में होगा बेटा, लॉग के ही पदों में, ठीक है। जैसे इसको काट के बताओ कितना आ रहा है, हम ऐसे स्टूडेंट हो यार, हम कैलकुलेशन करना क्या समझाएंगे। टी हाफ आ गया, ये पहला पार्ट हो गया, नहीं पहला पार्ट नहीं, ये दूसरा पार्ट है, टी हाफ मिल गया, दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकालना है तो हमका लैम्डा निकालना है, क्या निकालना है, लैम्डा। तो अपन क्या जानते हैं, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ln 2 बाय टी हाफ,
ln2 बाय टी हाफ, ठीक है। ln2 बोलो तो 0.693 और टी हाफ आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, टी हाफ बेटा आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल ही लिया है। क्या बात क्लियर है? चलिए ना, आप इसको इनिशियल वैल्यू भी मान सकते थे, इसको आर नॉट मान लो, इसको आर मान लो, इसको आर नॉट मान लो, इसको आर मान लो, तो समांतराल डेल्टा टी की जगह क्या आ जाता? टी ही आ जाता, क्या आ जाता? टी आ जाता, बरोबर। वो मैंने बता दिया। कभी बीच में कोई सवाल दे दें, है ना, कि हम किसी अवस्था R1 से R2 जा रहे हैं, R1 से R2 जा रहे हैं, तो ध्यान देना यहाँ R2 अपॉन R1 करते हैं, ऊपर कम वाला मान नीचे ज्यादा वाला मान, ज्यादा, तभी तो इधर देखो ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो ऊपर वाली वैल्यू होती है कम वाली, कम, इसमें नहीं लिखते हैं, उधर ही लिख देता हूँ। ऊपर जो वैल्यू होती है ना बेटा वो कम वाली होती है ना, इसमें ये ऊपर जो वैल्यू है बेटा ये कम वाली, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा वाली, ज्यादा वाली, और नीचे ज्यादा वाली है तो ऊपर कम वाली वैल्यू, ज्यादा वाली वैल्यू, ज्यादा वाली वैल्यू। अब और देखिएगा, ये नहीं देखिए रिएक्शन, ये तो अच्छे अच्छे सवाल। अब देखो कुछ बदलाव करते हैं, कठिन सवाल बनाने की कोशिश की है। 851 सीसी आयतन वाले पात्र में इतने वायुमंडलीय दाब पर इतने ताप पर ड्यूटेरियम भरी है, यदि ड्यूटेरियम की अर्ध आयु काल इतना वर्ष हो तो गैस की सक्रियता निकालनी है, ठीक है। अब देखो सक्रियता हमारे लिए टफ नहीं है, सक्रियता अपन क्या लिख लेते हैं? सक्रियता जिसे एक्टिविटी कहते हैं, इसको हम लैम्डा इंटू एन कह देते हैं, लैम्डा इंटू एन, नाभिकों की संख्या, नाभिकों की संख्या। तो R इज इक्वल टू लैम्डा दिया नहीं गया, अर्ध आयु काल दिया गया, तो हमने कहा ln2 बाय टी हाफ लिख दो इसको, लैम्डा की जगह ln2 बाय टी हाफ, समझ गए बात को? सर समझ गए, अर्ध आयु काल दिया है इंटू एन, ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास टी हाफ की वैल्यू है, ln2 की वैल्यू हम जानते हैं, अगर n मिल जाए तो काम हो जाए। n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं या परमाणुओं या नाभिकों की संख्या, परमाणु या नाभिकों की संख्या, परमाणु या नाभिकों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे भैया? ये क्या है कि इनको लगा तुमको पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं आता होगा, तुमको पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं आता होगा, इसलिए इनको लगा। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल निकाल लिए, है ना, मान दिया सबका, सीसी को अपन बदलेंगे, है ना, मीटर क्यूब में, है ना, पीएटीएम है, इसको भी अपन बदलेंगे किसमें? पास्कल में, इसको किसमें बदलेंगे? पास्कल में। तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ऐसा यूनिट होती है। ये कितना है? 831 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब, है ना। वैल्यू देखो 831 इसकी दी गई है वैल्यू, ताकि ये आर में जो 831 है उससे कट जाए। तो देखो भाई बस यहाँ तक हमें ये मोल मिल गए। ये क्या है? मोल। क्या है बेटा? मोल। तो परमाणुओं की संख्या n कितनी हो जाएगी? तो परमाणु संख्या n इज इक्वल टू मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। हमारे मास्टर से केमिस्ट्री के हमको उनकी बोली क्या बोलते बेटा? आज अपन पढ़ेंगे मोल। क्या पढ़ेंगे? मोल। ए से बी बनता है, सी बनता है, डी घटता है, आंसर बताओ। ऐसे ऐसे पढ़ाते थे। बहुत बढ़िया मास्टर थे, बहुत बढ़िया मास्टर है ना। ये डीपीएस बेटा स्कूल नहीं, इसका मतलब ये यूनिट है, डिस इंटीग्रेशन 6 प्रति सेकंड, इसको कहते हैं डिस इंटीग्रेशन, डिस इंटीग्रेशन पर सेकंड, मातृभाषा में तो 6 प्रति सेकंड, 6 प्रति सेकंड, 6 प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो दोनों ही यूनिट में वैल्यू आंसर है भाई, डीपीएस में भी है ये 6 प्रति सेकंड, 6 प्रति सेकंड। ये मैडम क्यूरी, तो 1 क्यूरी कितना होता है? अरे मैं भूल गया, 1 क्यूरी कितना होता है? ये शायद 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 12 11 कितना होता है, इसलिए मैंने स्लाइड में हटाया, नहीं रखा है। हमारा मास्टर चालाक है, चालाक। 3.7 इंटू 10 टू दी पावर 10 है ना, अभी भी रखा है ना, क्या ताकि यूनिट है ना, रदरफोर्ड में आए तो 10 की घात 6, तो 3.7 इंटू कहाँ गया? 3.7 इंटू 10 की घात 10 डीपीएस, डिस इंटीग्रेशन पर सेकंड, मतलब 6 प्रति सेकंड, 6 प्रति सेकंड। सर बस अब देखो पहले केमिस्ट्री घुसाई थी, अब एक गणित घुसाएं। फिजिक्स से तो कहाँ फंसा पाएंगे? फिजिक्स से तो बेटा ये कहाँ फंसा पाएंगे आपको? आप इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट, मैं होता तो मैं फंस जाता, क्योंकि मैं गधा हूँ, गौदुआ। दो माध्य आयु में नाभिकों की क्षय की प्रायिकता पूछ ली। तो प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो अपन क्या कहते हैं? संभावित आउटकम, संभावित आउटकम बटे टोटल, टोटल चांस भाई, है ना, बटे टोटल आउटकम। ऐसे ही कुछ क्या लिखते हो? अलग अलग जगह पर अलग अलग परिभाषा लिखते हो। तो चलिए, तो दो माध्य आयु में नाभिकों की क्षय की प्रायिकता कितनी होगी? दो माध्य आयु में, तो ध्यान दीजिएगा, n इज इक्वल टू कितना? n नॉट, n इज इक्वल टू कितना? n नॉट इंटू e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी कहते हैं, इंटू क्या कहते हैं? टी। अब टी का मान इन्होंने कितना दिया? टी का मान इज इक्वल टू 2t एवरेज, 2t एवरेज, और टी एवरेज का वैल्यू हो वैसे 1 बाय लैम्डा। टी एवरेज का वैल्यू कितनी हो वैसे? 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा। तो n जो कि बची हुई नाभिकों की संख्या वो कितना हो जाएगा? n नॉट e टू दी पावर माइनस धत्ते देखिए, e टू दी पावर धत्ते देखिए, e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी की जगह 2t एवरेज बोले तो 2 अपॉन लैम्डा। कितने बढ़िया है ये लोग, लैम्डा से लैम्डा बाबा टिल्लू हो जाए, क्या हो जाए बेटा? बाबा टिल्लू। तो ये है बचे हुए नाभिकों की संख्या, e टू दी पावर -2, यू कैन राइट इट एज n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन e स्क्वायर। तो ये तो बचे हुए नाभिकों की संख्या है। अब जो क्षय होने की प्रायिकता होगी, क्षय होने की प्रायिकता, क्षय होने की प्रोबेबिलिटी, क्षय होने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी हो जाएगी? क्षय किस में से होंगे? जो बचे हैं उसी में से ना, जो बचे हैं उसी में। हमने कहा पहले 100 थे, है ना, समझना, पहले 100 थे, कितने थे? 100, अब रह गया 20, तो हमने कहा 20 में से क्षय होने की प्रायिकता, तो अभी बचे कितने? 20 ही तो बचे हैं भाई। तो अपन क्या कहेंगे? n अपॉन n नॉट, ये तो टोटल है, n अपॉन n नॉट। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, 1 बाय e स्क्वायर आ जाएगा, 1 बाय e स्क्वायर। समझ गए बेटा बात को? तो ये कितना है? n नॉट अपॉन e स्क्वायर डिवाइड बाय n नॉट। बढ़ जाऊं?
कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? हाँ, ये कितना अब देखो अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहा जाता है दो रेडियोधर्मी पदार्थ ए तथा बी के 6 नियतांक क्रमशः इतना इतना टी बराबर 0 पर इस नमूने में इन नाभिकों की संख्या बराबर है, शुरुआत में बराबर है, तो नाभिकों की संख्या का अनुपात इतना होने में लगा समय, नाभिकों की संख्या का अनुपात इतना होने में लगा समय। तो देखो भाई साहब पहले ए के लिए लिख लो, किसके लिए लिख लो? ए के लिए, है ना, n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। पहले केस के लिए लिखो नाभिकों की संख्या बराबर है e टू दी पावर माइनस पहले का लैम्डा कितना है 5 लैम्डा इंटू टी। दूसरे के लिए लिखोगे n b इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। हमें टी निकालना है, ठीक है, कब? अभी हम बताते हैं। तो हम इनको भाग कर देते हैं क्योंकि इनकी बची हुई नाभिकों की संख्या का अनुपात दिया है, नाभिकों की संख्या इतना होने में लगे समय का अनुपात, नाभिकों की संख्या इतने होने में लगे समय का अनुपात। तो हमें बेसिकली अनुपात दिया गया है na अपॉन nv की वैल्यू का, n नॉट बाबा टिल्लू हो गया, इसका अनुपात कितना दिया गया बेटा 1 अपॉन e स्क्वायर, 1 अपॉन e स्क्वायर। नाभिकों की संख्या का अनुपात इतना होने में लगा समय, तो 6 नियतांक ज्यादा है तो भी ज्यादा जल्दी सही होगा, तो वो कम बचेगा, सही है। e टू दी पावर कितना हो गया, ऊपर -5 नीचे का प्लस हो जाएगा 4 बचेगा -4 लैम्डा इंटू टी, -4 लैम्डा इंटू टी। अब यहाँ से देख लो e टू दी पावर -2 इज इक्वल टू e टू दी पावर -4 लैम्डा इंटू टी। तुलना करो -2 इज इक्वल टू -2 नहीं -4 लैम्डा इंटू टी, माइनस से माइनस गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाय मैं नहीं 2 लैम्डा, 1 बाय 2 लैम्डा। टफ नहीं होते हैं बेसिक, अगर आपको पता है तो, बेसिक पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होते, ठीक है। अब देखो इस केस में अर्धायुकाल नहीं दिया, 6 नियतांक दिया है, तो लैम्डा और टी तो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं भाई। तो ए के लिए 6 नियतांक कितना है, बी के लिए 6 नियतांक कितना है? शुरुआत में दोनों में प्रारंभ में नाभिकों की संख्या बेटा बराबर है, जैसे हमने कहा ये ए है और ये बी है, इस ये भी n नॉट है ये भी n नॉट है शुरुआत में। अब इसका 6 नियतांक कितना है 5 लैम्डा, ये कितना रहेगा मान लीजिए n, इसके लिए 6 नियतांक कितना दिया लैम्डा, ये कितना रहेगा nb। अब n nb के अनुपात दिया है, हम n निकालना जानते हैं, बचे हुए नाभिकों की संख्या ये जानते हैं। अब देखो बेटा थोड़ी सी ना अच्छी चीज है, थोड़ी सी अच्छी चीज है, थोड़ी सी एडवांस ओरिएंटेड चीज है, ये तो तब भी आसान है। हमने कहा समांतर रेडियो सक्रिय विघटन, समांतर रेडियो सक्रिय विघटन, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं इनका दिमाग थोड़ी ना होता है, दिमाग थोड़ी ना होता है। मान लीजिए हमने कहा यूरेनियम है, एक पहले बना रहा था क्रिप्टॉन बना रहा था, क्रिप्टॉन है ना। अब हो सकता है पता नहीं कुछ दूसरा निकाल दे, बेरियम बना ले, है ना, दो तत्वों में टूट जाए, कितने में टूटने लगे, दो तत्वों में, एक बार अल्फा निकाल रहा है एक बार बीटा, फिर एक बार अल्फा फिर एक बार बीटा, है ना, समझना। कोई भी तत्व है एक्स, है ना, जैसे हमने कहा एक्स तत्व है, तो ये क्या कर दिया है ना, वही एग्जांपल लिया हुआ है कि कोई तत्व है मान लीजिए ये तत्व है, इधर होता जे और इधर होता ए, है ना। अब एक बार इसमें अल्फा निकाल दिया तो इधर हो गया z-2, ये हो गया a-4। एक बार इसका मन किया पता नहीं कि बीटा निकल गया, बीटा निकलेगा तो फिर कोई दूसरा तत्व बनेगा, बीटा निकला तो सी बना, जो सी बनेगा तो सी का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा z+1 और ए वही रहेगा, है ना। तो हमने कहा ये कोई ऐसा पदार्थ है, ये ऐसा पदार्थ है जो दो डिके कर रहा है, कभी अल्फा करता है कभी बीटा करता है, कभी अल्फा करता है कभी बीटा करता है, कभी अल्फा करता है कभी बीटा करता है, बरोबर। तो क्या होगा, तो हमने कहा मान लीजिए कि ए से बी बनने के लिए 6 नियतांक कितना है लैम्डा 1 और ए से सी बनने के लिए 6 नियतांक कितना है लैम्डा 2, बरोबर सर, बरोबर। तो हमने कहा एक बी के बनने की दर डी एन बी अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी के बनने की दर है बी के बनने की दर अपन क्या लिख लेंगे, लैम्डा इंटू बी, लैम्डा इंटू एन बी ऐसे लिख लेंगे। और सी के बनने की दर क्या लिख लेंगे, डी एन सी बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन सी। इसी के बनने की दर हो गई भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन, एक बार हम सब समझाओ हो जाए भाई जल्दी से, वी ऑल आर गेटिंग इट, एक बार हम सब समझाओ हो जाए भाई जल्दी से। तुम कौन हो यार, बहारो भबरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर, जू 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 जू। भबरे ने कहा तू ना जाना भूल भूल तुझे लग जाए मेरे दुश्मनों की उम्र। हाँ भैया नहीं समझे, एक मिनट में आया, तुम समझोगे नहीं, हमको समझाना पड़ेगा। मैं बस ना ये फाइल भेज दूं दोस्त। हम्म हम्म हम्म। चलिए, अच्छा ये लैम्डा नहीं, एक क्या होगा, ये इसके लिए लैम्डा 1 इसके लिए लैम्डा 2, दो अलग अलग है ना। लैम्डा तो फॉर्मूला था, लैम्डा क्या था बेटा, फॉर्मूला था, एक के लिए लैम्डा 1 एक के लिए लैम्डा 2, ये लैम्डा 1 और ये लैम्डा 2, ठीक है, इस तरीके से तो देखो भाई बी के बनने की दर, ठीक है, बी के बनने की दर हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इंटू एन बी, और सी के बनने की दर लैम्डा इंटू एन सी। बेटा देखो रेट क्या होता था, रेट लैम्डा इंटू एन, ठीक है। अब जो चीज घटती थी, जैसे हम कहा ए के घटने की दर, ये तो एक बनने की दर, हम कहा ए के घटने की दर, ये बेसिकली क्या है, बी के बनने की दर। जो दर होती है वो लैम्डा इंटू एन होती है। एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होती है ना बेटा, एक्टिविटी, इसको अपन क्या कहते हैं, दर, और ये कितनी होती है बेटा, लैम्डा इंटू एन। और एक्टिविटी को अपन क्या लिखते हैं, प्लस या माइनस डी एन बाई डी टी, एक्टिविटी को ए लिखेंगे। अगर कोई चीज बन रही है तो प्लस का, घट रही है तो माइनस का, ओके। तो ये बेसिकली क्या है, बी के बनने की दर, आज आप लोग बहुत प्यार कर रहे हो कमेंट सेक्शन में यार, क्या बात है, सी के बनने की दर, क्यों भाई? राहुल बेटा थैंक यू, मतलब पीडब्ल्यू के सभी टीचर बढ़िया है, मैं तो मतलब ऐसे कोशिश करता हूँ सब लोग बढ़िया पढ़ाते हैं ऐसा, मैं तो पगलेट हूँ, लेकिन मुझे मैं आज डर रहा हूँ थोड़ा सा, तुम लोग बहुत तारीफ कर रहे हो बेटा कमेंट में।
कभी जैसे घर में कभी वाइफ मेरी तारीफ करती है तो पता चलता है उनको ज्वेलरी शॉप जाना होता है, ज्वेलरी शॉप जाना होता है ना, तब वो हमारी तारीफ करती है। कभी हमारी गुड़िया छोटी सी है ना, वो कभी कहती है कि पापा यू आर लुकिंग क्यूट टुडे, हम डर वो समझो कि अगर हमने तारीफ कर रही तो इसका मतलब अब कहाँ चलो पिज़्ज़ा खाने चलना है, ऐसा। चलिए सी के बनने की दर, अच्छा चलो अब कहे कोई ए के क्षय होने की दर, ए के क्षय होने की दर, तो हम कहेंगे ए के क्षय होने की दर मैं लिखता हूँ, ए के भाग में तो बेटा घटना लिखा ना, ए से बी बनता है, सी बनता है, ए घटता है, ए के क्षय होने की दर, क्षय होने, ए के क्षय होने की दर, तो बेटा ये घट दिया है तो इसको लिखूंगा मैं माइनस डी एन बाई डी टी, इसका ए का माइनस डी एन बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा प्रभावी, लैम्डा प्रभावी इनटू एन ए, इनटू एन ए, लैम्डा प्रभावी इनटू एन ए, समझ गए, लैम्डा प्रभावी इनटू एन ए, है ना, इसमें माइनस क्यों लगा कि भैया एन घट रहा है, एन क्या कर रही है बेटा घट रहा है, ठीक है ऐसा, इसलिए तो ये दर हमको सब मिल गई, दर हमको सब मिल गया। दर हमको सब मिल गई है, बनने की दर, क्षय होने की दर। अच्छा बेटा एक चीज देखना, यहाँ पर ना ये नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, यहाँ पर सी आएगा, सी, क्योंकि देखो किस सी नहीं सॉरी ए आएगा, ये किससे बन रहा है, बचे हुए नाभिकों की संख्या, ये किससे बन रहा है, ये बन रहा है बेटा ए से, ये भी किससे बन रहा है ए से, ए से बन रहे हैं, देखो बन रहे हैं वो तो पॉजिटिव लगा दिया इसका मतलब भी बन रहे हैं, पॉजिटिव लगा दिया इसका मतलब भी बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं ए से बन रहे हैं, ए से बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए ए से बनना है तो यहाँ भी यानी यहाँ भी यानी, और यहाँ माइनस लगाया ये घट रहा है तो यहाँ पर ए के बचे हुए नाभिकों की संख्या, ए के बचे हुए नाभिकों की संख्या। अब बात आ जाती है, बात आ जाती है किसकी, लैम्डा प्रभावी क्या होगा, तो लैम्डा प्रभावी कितना होगा, लैम्डा प्रभावी ये हो जाएगा बेटा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, दोनों ऐड होंगे, सर ऐड क्यों होंगे, ऐड क्यों होंगे, तो देखो जोड़ेंगे ही ना, हमने कहा ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, हमने कहा ए कितना था 100, ए कितना था मान लीजिए 100 था, ए कितना था 100, हमने कहा बी बन गया है बेटा कितना 20 और सी बन गया है कितना 15, सी बन गया 15, सी बन गया 15, तो एक तरीके से बी का बनना कितना 20, इसका बनना कितना 15, और जितना ये दोनों बटे बताओ ये कितना घटा, ये कितना घटा सर, ये 35 घटा है, तो इनका ऐड होकर कितना आएगा 35 आएगा, इनका घटना क्या आएगा बेटा 35 आएगा, 35, समझ रहे हो कि जितना बी और सी बना होगा, जितना बी और सी बना है उतना ही ये घटा है, जितना बी और सी बना है उतना ही ये पड़ा है, ओके ऐसा, तो ध्यान दीजिएगा, तो जो लैम्डा प्रभावी होगा, लैम्डा प्रभावी होगा, लैम्डा प्रभावी इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब देखो मान लीजिए हमें कभी ये निकालना है कि बी कितना है, सी कितना बचा, बी कितना बचा, सी कितना बचा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन ए, तो एन ए कितना हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा प्रभावी इनटू टी, इनटू टी, इनटू टी, ये हो गया बेटा लैम्डा प्रभावी इनटू टी। कोई कहे कि हमें मान बताओ एन बी कितना बचा, एन बी कितना बचा, तो एन बी कितना बना, तो डी एन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इनटू एन ए, इनटू एन ए का मान कितना एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, इसको सॉल्व करेंगे हमें एनबी की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब यहाँ से इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एनबी की, इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एनबी की, और अगर हमें एनसी चाहिए तो डी एनसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 2 बन दोनों ए से ही रहे तो यहाँ पर एन ए की वैल्यू कितनी है, एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, एक बार हम सब समझ हो जाए बेटा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एनबी मिल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो एनसी मिल जाएगा, खाओ तो मैं लिख दूं, देखो डी एनवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, तो एनवी की वैल्यू, डी एनवी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये आ गई है लैम्डा 1 एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, इसको इंटीग्रेट कर दो भाई साहब, इसको इंटीग्रेट कर दो, क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें एनबी मिल जाएगा, वो भी दिन भरी दोपहर। अगर आपको एनसी निकालना है तो डी एनसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू अपन क्या कह रहे हैं, लैम्डा 2 एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, तो डी एन सी इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा 2 एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा इफेक्टिव इनटू टी, ओ माय गॉड मास्टर, ऐसा कर लियो, हमने कहा ऐसा ही कर लियो, इसको इंटीग्रेट करो, डी एन सी मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को खा गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खा गया, बरोबर। लिमिट कहां से लगाएंगे, लिमिट कहां से, तो हम कहेंगे लिमिट लगाएंगे 0 से एनसी, शुरुआत में कितने होंगे, टी बराबर 0 पर तो सी बना ही नहीं है, टी बराबर 0 पर तो पूरा का पूरा ए होगा, फिर एक देखिए होना शुरुआत किया, कुछ बी में और कुछ सी में, शुरुआत में ये भी कितना होगा 0, बाद में एनबी, ये यहाँ से हमें, ओ माय गॉड, तो ये तो हमें निकालना ही है ना, उधर अमित सुपर डुपर हिट गधे, यहाँ लिमिट लगाएंगे 0 से टी, यहाँ पर 0 से एनसी, यहाँ पर लिमिट 0 से किसी समय टी में, शुरुआत में एनबी कितना है 0, बाद में कितना है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, एक बार हम सब समझाऊं, मेरे दोस्त नहीं हो क्या, मेरे दोस्त नहीं। अब एक चीज और काम की चीज जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट IMP इंपॉर्टेंट चीज बेटा, देखो हम क्या कह रहे हैं बेटा, लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं ln2 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू ln2 अपॉन टी हाफ पहले केस के लिए प्लस ln2 टी हाफ दूसरे के लिए, दूसरा मतलब बी के लिए सी के लिए, ln2 बाबा टिल्लू हो गया, तो बेटा हमें यहाँ से मिल सकता है 1 अपॉन टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 बाय टी हाफ 1 का प्लस 1 बाय टी हाफ दूसरे का, एक बी का और एक सी का, ओके गुड। अरे भाई यार ये कहाँ चल दिया, ऐसा भालो हो ना बेटा, चल हम क्वेश्चन करवाते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं, दो रेडियो एक्टिव पदार्थ अल्फा उत्सर्जन तथा बीटा उत्सर्जन के लिए माध्य आयु इतना है, माध्य आयु इतना है, ओके 450 वर्ष है। वह समय ज्ञात कीजिए जब नमूने का 3/4 विघटित हो जाता है, 3/4 विघटित हो जाता है, तो बेटा 3/4 घट गया, 3/4 घट गया, तो बचा कितना,
बचा बचा कितना 1/4, बचा कितना 1/4। तो देखो अगेन हमारे पास ऐसा कोई सैंपल था ए से बी बनता है, ए से क्या बनता है बी बनता है, और ए से क्या बनता है सी बनता है, ठीक है। मान लीजिए अल्फा डी के से बन रहा है, बीटा डी के से बन रहा है ना। तो ये समांतर छह वाला हो गया। ए सब एक सब्सटेंस दो में बन रहा है, एक सब्सटेंस है ए, वो दो तत्व बना रहा है बी एंड सी, बी एंड सी। अब आपको दिए गए माध्य आयु, आपको क्या दिए गए हैं बेटा, माध्य आयु दिए गए हैं, ओके ओके। लेकिन हमें पता है लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा 1 + लैम्डा 2, हमें तो ये पता है समांतर छह में। ये सवाल किसका है, दो दो हो रहे हैं, अर्थात ये सवाल किसका, समांतर छह का, पैरेलल डिके, समांतर छह, जिसको क्या कहते हैं अपन, पैरेलल डिके कहते हैं, पैरेलल डिके, समांतर छह का सवाल है। ठीक है मास्टर, डरते हैं क्या समांतर छह, अच्छा ये हो गया। अब भाई अब आप बताओ है ना कि टी एवरेज क्या होगा, टी एवरेज होता है 1 लैम्डा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/t एवरेज, 1/t एवरेज, 1/t एवरेज, ये तेरी टी एवरेज। तो हमें टी एवरेज दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/t एवरेज प्रभावी, लैम्डा प्रभावी को 1/t एवरेज इफेक्टिव, इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/t एवरेज पहले केस का, मतलब बी बनने का, प्लस 1/t एवरेज, टी एवरेज दूसरे केस का, सी बनने का, क्या बनने का बेटा, सी बनने का, ठीक है। चलिए अभी तो टी एवरेज हो गया, लेकिन हमको तो अर्ध आयुकाल से मतलब होता है, हम क्या निकालना है, अर्ध आयुकाल, ठीक है। क्योंकि 1/4 बचा है, तो कितना समय कितना लगा, टी बराबर 2 टी हाफ, टी बराबर कितना बचा है, 2 टी हाफ बचा है टी बराबर कितना, 2 टी हाफ। तो सुनना भाई, हम इसमें भी रिलेशन जानते हैं, 1 जो टी एवरेज है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1.44 टी हाफ इफेक्टिव, बताइए सर लिख सकते हैं 1/1.44 टी हाफ पहले केस का, प्लस 1/1/1.44 इंटू टी हाफ दूसरे केस का, टी हाफ दूसरे केस का। अब 1.444444 गया, 44 गया है ना। तो बेटा जैसा रिलेशन टी एवरेज में होता है वही टी हाफ में होता है, या जो रिलेशन टी हाफ में होता है वही टी एवरेज में होता है, ठीक है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इफेक्टिव इज इक्वल टू टी हाफ पहले केस का इंटू टी हाफ दूसरे केस का डिवाइड बाय टी हाफ पहले केस का प्लस टी हाफ दूसरे केस का। ये तो वही हो गया ना, 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, समांतर में। आप याद भी रख सकते हैं कि समांतर क्रम में अर्ध आयुकाल है ना, याद भी रख सकते हैं। नोट, समांतर में टी हाफ रेजिस्टेंस जैसे, टी हाफ रेजिस्टेंस जैसे जोड़ते हैं, जैसे जोड़ते हैं रेजिस्टेंस में, ये तो कहते हैं 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। सर एक चीज बताओ, ये का कियो, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, सही है कि लैम्डा बराबर 1/t एवरेज, तो लैम्डा की जगह 1/t एवरेज, लैम्डा 1 की जगह 1/t एवरेज 1, लैम्डा 2 की जगह 1/t एवरेज 2। ये का कियो, हम कहीं थोड़ी देर पहले नहीं बता रहे कि जो टी एवरेज होता है ये 1.44 टाइम्स टी हाफ होता है। जब अर्ध आयुकाल पढ़ा रहे थे बेटा, सॉरी औसत आयुकाल पढ़ा रहे थे, औसत आयुकाल पढ़ा रहे थे बेटा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। हाँ सॉरी, अभी जूस नहीं की, हेलो दोस्तों, चाय किलो चाय, गर्मा गर्म चाय किलो चाय, चाय किलो चाय। पीयूष पढ़ाई के बाद बातें करते हैं अपन, जब सिलेबस फुल हो जाए तो दे लेना, अगले वीक आपका सिलेबस फुल हो जाएगा। तो टी हाफ इफेक्टिव, टी हाफ इफेक्टिव कितना आ गया बबुआ, 1620 इंटू 405 बटे 1620 प्लस 405, कितने, ये आंसर हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 2 टी हाफ में तो बेटा 1/4 होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। खत्म। इस पर अपन अभी आगे आएंगे सीरीज का। अब देखो बेटा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्रमागत उत्पादन के लिए रेडियो सक्रियता है ना, सक्सेसिव, इसको अपन कहते हैं श्रेणी डिके भी कहते हैं, श्रेणी क्षय, श्रेणी क्षय। अब देखो श्रेणी क्षय बड़ा ही कॉमन सेंस है, कितना एकदम घनघोर कॉमन सेंस है बेटा, श्रेणी क्षय कैसे सर, हमने कहा आओ आओ मैं बता रहा हूँ। सी नहीं होता बेटा, सी नहीं होता, जैसे हमने कहा ए है, ए अस्थायी है, ये कैसा है, अनस्टेबल, आई एम सो सॉरी, फिर से सॉरी, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, तभी तो ए से क्या बना, बी बना, ए से क्या बना, बी बना। तो ए से बी बनने के लिए क्षय नियतांक कितना है, लैम्डा 1। तो अभी इससे पहले अपन ए से बी ही बना रहे थे, क्या बना रहे थे बेटा, ए से बी बना रहे थे, इतना ही कर रहे थे, ए से बी बना रहे थे। अब हमने कहा ये बी भी है ना, उतना स्थायी नहीं है, ए से तो स्थायी है, ए से ज्यादा स्थायी है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्थायी नहीं है, ए भी अभी कंपैरेटिवली अस्थायी है ना, ये भी कम स्थायी है, अस्थायी है, ये भी भाई सब कैसा है। तो हमने कहा बी नहीं रहेगा, बी बन जाएगा सी, देखिए कांस्टेंट कितना लैम्डा 2। अब हमने कहा मान लो सी भी उतना स्थायी नहीं है, ये भी अस्थायी है। अगर हम बात करें एबीसी में, तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, अभी एबीसी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा, जल्दी बताओ कमेंट में। ए भी अस्थायी है, उनका ओ माय गॉड, अगर ये भी अस्थायी है तो ये क्या बना देगा, कुछ डी बना देगा, है ना, देखिए कांस्टेंट में लैम्डा। और ये कब तक चलता रहेगा प्रोसेस, जब तक कि अंतिम प्रोडक्ट स्थायी ना बन जाए। उनका स्थायी बन गया तो बस अब खुशी खुशी रहेगा। तो ए बी सी में अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा स्थायी सी होगा, अगर ए बी सी डी में तुलना करें तो सबसे ज्यादा डी होगा, ए बी में तुलना करें तो बी ज्यादा स्थायी होगा, बी सी में तुलना करें तो सी, क्योंकि ये बहुत अस्थायी होगा, अस्थायी से थोड़ा स्थायी, थोड़ा स्थायी, थोड़ा स्थायी, थोड़ा स्थायी बढ़ता जाएगा स्थायी। अब बेटा इसकी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करवाते, क्योंकि इसमें भयंकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, भयंकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जानते हैं आप, है ना, ऐसा बन जाता है ना कुछ ऐसा डिफरेंस डी बाई, इसको क्या कहते हैं, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए पी एक्स प्लस क्यू वाई, ऐसा कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो। ये वाला तो आसान है, नहीं ये वाला आसान है, इसको तो इधर ले जाओ इंटीग्रेट कर दो, अगर ये वाई होता तो इंटू डी एक्स,
ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन लिख के बताना, लीनियर नहीं, हाँ ये वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है ना, पी एक्स क्यू वाई, अभी बनेगी तो आ जाएगी, अभी बनेगी तो आ जाएगी, अभी हम बना देते हैं, अभी हम बना देते हैं। अब कहानी देखो अगले पन्ने पर, क्रमवार समझना इसको, क्रम से समझना, कैसे समझना, क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से समझने का। अच्छा चलो, हम वास्तव में इतने नहीं बनाएंगे, तीन ही बनाते हैं, तीन ही बनाते हैं। हमने कहा ए से बन गया बी, से बन गया सी, और सी अंतिम स्थायी प्रोडक्ट है। हमने कहा यहाँ पर डिके कांस्टेंट बोल लिया लैम्डा 1, यहाँ पर डिके कांस्टेंट बोल लिया लैम्डा। ए के भाग में सिर्फ डिके होने लिखा है, बी के भाग में बनना डिके होना दोनों है, और सी के भाग में सिर्फ बनना है। सी के भाग में क्या होगा बेटा, सिर्फ बनेगा। या यहाँ पर मैं लिखूं तो ए के भाग में क्या लिखा है, डिके होना, ये क्षय होगा। इसके भाग में क्या लिखा है, ये बनेगा, बनेगा प्लस क्षय भी होगा, बनेगा प्लस क्षय। इसके भाग में क्या है, ये बनेगा, बनेगा प्लस क्षय होगा। और इसके भाग में क्या लिखा है, बनना, ये तो स्थायी है, बनने क्षय हो ही नहीं रहा। ये क्षय हो रहा है, ए से बी बन रहा है, तो ए से बी बन रहा है तो पहले बी बनेगा। अब ऐसा नहीं कि बी बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, बी क्षय भी हो रहा है सी में, बी सी में क्षय हो रहा है, क्षय। हाँ, पी एक्स इंटू वाई इंटू क्यू एक्स, अभी बन जाएगी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, है ना। तो यही इक्वेशन बनती है, उनको सोल्व करना होता है। तो सोल्व करवाते नहीं जनरल फिजिक्स में, वो केमिस्ट्री, वो किसमें करवा, मैथ्स में करवाएंगे, करवाना होगा मैथ्स में। सी के भाग में देखो बी से बन रहा है, डी में क्षय हो रहा है, तो बनना क्षय होना दोनों ही लिखा है। सी के डी के भाग में से बनना लिखा है, सिर्फ बनना। अगर इतनी बात समझ गए तो बेटा इससे आसान कुछ नहीं होता है, हो सकता है टेक्निकली। टेक्निकली बेटा इससे आसान कुछ ना हो सके। अब देखो हम क्या, ए के क्षय होने की दर, ए के क्षय होने की दर। अब ए के भाग में तो क्षय होना ही लिखा है, तो लैम्डा इंटू एन ए, लैम्डा 1 इंटू एन ए, लैम्डा 1 इंटू एन ए। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डी एन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू एन ए। समझते चलना बेटा, यही लैम्डा 1 इंटू एन ए। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, और हमने की भी है इक्वेशन सॉल्व तो ना, लेकिन मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। हम कर सकते हैं बेसिक, ये वाली आसान डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो सॉल्व करने पर एन ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एन ए नॉट, ए एन ए नॉट, या चलो एन नॉट ही लिख लो, एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी, एन ए की वैल्यू हमें मिल गई। शुरुआत में कितना एन नॉट है, एन नॉट है। अब सोचिएगा, सोचिएगा हम बी की बात कर रहे हैं, तो बी के बाद क्षय होने की दर लिखें या बनने की दर। हम आपसे कहें बी नेट बनेगा या क्षय होगा, ध्यान से सुनिएगा, बी नेट बनेगा या क्षय होगा। ठीक है, तो दोनों ही हो सकते हैं। चलो हम बी के बनने की दर लिखते हैं, बी के बनने की नेट दर। नेट क्यों लगा दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि बन भी रहा है, क्षय भी हो रहा है। तो बन किससे रहा है, ए से, तो जो ए के क्षय होने की दर है वही बी के बनने की दर है। और फिर बी घट रहा है किसमें, सी में, तो डी एन ए से तो बन रहा है डी टी, और माइनस डी एन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन बी। ओ माई गॉड मास्टर, ये बनेगा इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा, ऐसे बनेगी, ये नेट बी की दर है। ठीक है, ऐसे नहीं, चलो इसको ऐसे, ये नेट दर है, समझ गए, क्या है, बी के नेट बनने की दर। ऐसा, तो इसको समझ गए, ऐसा अपन ने लिखा है। अब देखो मैं ऐसे कैसे लिखूं, इसको लैंग्वेज में लिखता हूं, बी के बनने की दर डी एन बी बाई डी टी कर देते हैं, डी एन बी बाई डी टी, समझना, प्लस का, प्लस का, तो हम इसको क्या कहेंगे, बी के बनने की दर, बी के बनने, अच्छा ये ऐसे लिखो, डी एन बी अपॉन डी टी नेट, नेट, तो इसको हम लिखेंगे बी के बनने की दर, बी के बनने की दर माइनस, माइनस बी के क्षय होने की दर, क्षय होने की दर, क्षय होने की दर। अब ध्यान देना, ये डी एन बी अपॉन डी टी लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने यहाँ प्लस लिया होगा, इसका मतलब बी के बनने की दर ज्यादा है, बी के बनने की दर ज्यादा है, क्षय होने की दर कम, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया। तो बी के बनने की दर क्या है, जिस दर से ये क्षय हो रहा है वही बी के बनने की दर है, लैम्डा 1 इंटू एन, लैम्डा 1 इंटू एन, और बी के क्षय होने की दर कितना हो जाएगा, लैम्डा 2 इंटू एन बी, लैम्डा 2 इंटू एन बी। कैसे बात को समझे, देखो बन रहा है किससे, जो दर ए के क्षय होने की है वही दर बी के बनने की है। और फिर अब आप भूल जाओ, सिर्फ बी क्षय हो रहा था, ए को भूल जाओ, ए को भूल जाओ, बी सिर्फ क्षय हो रहा है तो बी के क्षय होने की दर ये होती ना, ए को भूल जाओ, इधर क्या होगा, हमने कहा बी से सी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो बी के क्षय होने की दर, बी के क्षय होने की दर लैम्डा 2 इंटू एन बी, लैम्डा 2 इंटू एन बी। समझ गया क्या बात को सर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एन ए हमारे पास है, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी, एन बी अपॉन डी टी, मैंने कहीं सॉल्व नहीं करवाते इसलिए, इज इक्वल टू लैम्डा 1, एन ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, एन ए की वैल्यू हमारे पास है एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी, ठीक है, इंटू टी, ये वैल्यू होगी इसकी, माइनस लैम्डा 2 इंटू एन बी, लैम्डा 2 इंटू एन बी, लैम्डा 2 इंटू एन बी। ठीक है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा हो गया भाई, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर ये देखो अज्ञात क्या है, अज्ञात सिर्फ एन बी है, इस इक्वेशन में अज्ञात क्या, सिर्फ एन बी, अज्ञात सिर्फ एन बी है। एक अज्ञात एक इक्वेशन हम निकाल लेंगे, ये वाली आसान डिफरेंशियल इक्वेशन थी, आसान अवकल समीकरण था, जल्दी मिल गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है भैया, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करता है सी की, हम बात करता है सी की। तो सी के लिए आप सोचो कि सी के भाग में क्या लिखा है सर, सी के भाग में सिर्फ बनना लिखा है, सी के भाग में सिर्फ बनना लिखा है, तो सी के बनने की दर, बनने की दर, सी के बनने की दर इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन बी। अरे मास्टर जी क्या कर दिया, हमने कहा भैया जिस दर से सी क्षय हो रहा है, जिस दर से सी क्षय हो रहा है उसी दर से, तो सॉरी जिस दर से बी क्षय हो रहा है, बी के क्षय होने की दर है, तो जो इधर इधर बी के क्षय होने की दर है वही सी के बनने की दर है, लैम्डा 2 इंटू एन बी। तो सी के बनने की दर सी बन रहा है, तो प्लस डी एन सी बाई डी टी, डी एन सी बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन बी।
ठीक है, इसको हम कह देते हैं चलो भाई साहब समीकरण नंबर 1, इसको कह देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2। तो इसमें n2 कौन पागल आके लिख गया, ये लैम्डा 2 है, लैम्डा 2। तो इसमें बेटा nb समीकरण 2 से रख देंगे, nb का मान हमें मिल जाएगा समीकरण 2 से, nb समीकरण 2 से मिल जाएगा। बेटा अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि इसको सॉल्व करवाया हो फिजिक्स में, लेकिन करवाया जाएगा तो हम इतने नामाकूल नहीं है कि सॉल्व ना कर पाए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना भले मुझे ना आए, मैं एक बार भूल जाऊं, आपको आता है, पूरा चैप्टर होता है गणित में, अवकल समीकरण, द प्यारी डिफरेंशियल इक्वेशन। इंजीनियरिंग करने जाओगे ना, इंजीनियरिंग तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन खेलना है। अभी शायद फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं आप, जब कॉलेज में जाएंगे ना इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स 1 सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ, बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, हमने भी की थी। लेकिन ऑब्वियसली बेटा ये वाली आपके सिलेबस में है, मैथ में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, आप कर सकते हैं। तो बेटा ये तो मिल जाएगा। अब इस समीकरण में क्या अज्ञात बचा है, ये समीकरण से खुद पूछ लो क्या अज्ञात बचा है, खुद कहेगा एनसी बचा है। ये समीकरण में सिर्फ नैन्सी अज्ञात है, नैन्सी नहीं रे, एनसी अज्ञात क्या है। तो इसमें सवाल कैसे पूछते हैं, साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में, ठीक है ना। काम की चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काम की चीज है बेटा, काम की चीज, काम की चीज, काम की चीज आती है साम्यावस्था, साम्यावस्था में, साम्यावस्था। अब देखो कई बार सवालों में बताते नहीं है कि साम्यावस्था है, लिखते नहीं है साम्यावस्था, लिखते नहीं है सवालों में कि साम्यावस्था है, लेकिन जानकारी ऐसे देते हैं कि हम पता कर लेते हैं कि ओ माय गॉड ये तो साम्यावस्था है। ठीक है, साम्यावस्था किसकी, बी की आएगी, सी की तो आने वाली नहीं है, ए की तो आने वाली नहीं है। ए के भाग में क्या लिखा है, क्षय होना, सी के भाग में क्या लिखा है, बनना। तो सी तो बढ़ेगा और ये घटेगा। साम्यावस्था किसकी आ सकती है, बी की। तो साम्यावस्था में अपन क्या कहेंगे, साम्यावस्था में हम कहेंगे साम्यावस्था जब आएगी बी के साथ आ सकती है, और सिंपल सी चीजें हम कहेंगे साम्यावस्था में, साम्यावस्था की तो बात ही हो रही है, तो बी के बनने की दर, बी की ए से है ना, बी की ए से बनने की दर, बी किससे बन रहा है, ए से, माइनस बी की सी में क्षय होने की दर, इसी को अपन क्या कहते थे बेटा, बी के बनने की नेट दर, बी इसको हम कहते थे बी के बनने की नेट दर। तो साम्यावस्था में बी के बनने की नेट दर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाती है। साम्यावस्था में बी के बनने की नेट दर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी साम्यावस्था में। तो बी की ऐसे बनने की दर लैम्डा 1 * ए, सी में क्षय होने की दर लैम्डा 2 * बी, लैम्डा 2 * एनबी। ठीक है, तो साम्यावस्था में बेसिकली हमें क्या कंडीशन मिल जाती है, लैम्डा 1 * एन ए मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2 * एनबी, कि जिस दर से बी बनेगा उस दर से बी क्षय होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे साम्यावस्था जब होगी बी का अमाउंट कांस्टेंट, बी की मात्रा नियत होती है। तो कई बार सवाल में कहते हैं ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, और बी का ना सैंपल में 6 ग्राम है, बी कितना है, 6 ग्राम है। अब इन्होंने कह दिया बी 6 ग्राम है, तो इसका मतलब बी नियत हो गया, बी 6 ग्राम है सैंपल में। अब भाई अगर बी 6 ज्यादा हो रहा होगा तो 6 ग्राम से घटेगा, और बी अगर ज्यादा दर से बन रहा होता तो बी का मान 6 ग्राम से ज्यादा होता है ना। देखो किसी समय बी 6 ग्राम है, 6 ग्राम है, हमने किसी समय नहीं, हमने कहा सैंपल में बी 6 ग्राम रहता है, सैंपल में बी कितना रहता है, 6 ग्राम। ठीक है, तो बी का साथ हो क्या रहा है, बन रहा है, घट रहा है। अगर घटने की दर ज्यादा होगी तो 6 ग्राम से घटेगा, अगर बनने की दर ज्यादा होगी, तो 6 ग्राम से बढ़ेगा, लेकिन ये कह रहा है बी 6 ग्राम ही रहता है। व्हाट डज इट मीन, इट मींस दैट बी इज इन इक्विलिब्रियम, बी साम्यावस्था, बी किसमें है बेटा, साम्यावस्था। तो डायरेक्ट नहीं बोलते, कई बार घुमा फिरा के बोल देते हैं। तो साम्यावस्था में बी की मात्रा नियत होगी, बी के नेट बनने की दर 0 होगी, अर्थात बी की ए से बनने की दर बराबर बी की सी में क्षय होने की दर, बी ऑब्वियसली सी में क्षय हो रहा है ना, ये बी के बनने की दर, तो बी के ए से, यहाँ ऑर्डर दूं, ए से, क्योंकि ए से बन रहा है, और ये बी के नेट बनने की दर हुई, और बी के सी में इधर भी जोड़ देता हूँ, सी में क्षय होने की दर, और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सर ग्राफ बना दो अगर एक बार, तो मैं हिम्मत हो, सर लेट हो रहा है बेटा, बस हम 2-5 मिनट लेंगे, और अगला चैप्टर नेक्स्ट पर स्टार्ट करेंगे। क्या करें भाई साहब, तो देखो बेटा इधर हमने एन लिया, यहाँ लिया टी, बड़ा आसान। हमने कहा ये तुम शुरुआत में कितने थे, इसने कहा एन नॉट थे, हमने कहा फिर क्या किया, इसने कहा कि भाई हमारे भाग्य में तो 6 होना लिखा है, हम सिर्फ 6 हुए, हम सिर्फ घटे हैं, और काफी टाइम के बाद हम घट के हो जाएंगे 0। हम पूछें और सी तुम सुनाओ क्या हालचाल है, जलवे। सी ने कहा हाँ मेरे तो जलवे हैं, मेरे सच में जलवे हैं। सी मान भी रहा है कि उसके जलवे हैं, वैसे दुनिया मानती नहीं है उसके जलवे हैं, इवन आलिया नहीं मानती। हम कहते हैं वाह आलिया तुम्हारी तो जलवे है, ऐसा वैसा, तो कहती है कहाँ जलवे है, ऐसा वैसा, कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाता है, कभी भिंडी महंगी हो जाती है, लेकिन सी के वास्तव में जलवे हैं, सी बढ़ रहा है, सी घटेगा ही नहीं। और ए बेचारा एक फजियत थोड़ी पड़ी है, घट ही रहा है। ए और बी आम जिंदगी जी रहा है, बी शुरुआत में नहीं था, फिर क्या हुआ बेटा, बी बढ़ा, और फिर बी बढ़ता भी है और बी घटता भी है, बी बढ़ता भी है और बी घटता भी है। ठीक है, तो ये ग्राफ हुआ किसका बेटा, बी का। इसके भाग्य में दोनों है, सुख दुख, तो बी बढ़ेगा भी, बी घटेगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन क्या कहेंगे, बी की साम्यावस्था, बी की मात्रा अधिकतम थी, ये बी की क्या थी, साम्यावस्था। इस समय पर बी साम्यावस्था में, साम्यावस्था का मतलब लैम्डा 1 एन ए मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा 2 एन बी, इक्विलिब्रियम। थम्स अप खेल जाओ भैया, थम्स अप खेल जाओ माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ मिसिंग है क्या, यहाँ एक रेडियोएक्टिव विघटन को दर्शाता है, 2 प्रति सेकंड की दर से निरंतर उत्पन्न होता है नाभिकों की अधिकतम संख्या।
नाभिकों की बेटा अधिकतम संख्या, तो बेटा नाभिकों की संख्या, ए की नाभिकों की संख्या, ये ए है, ठीक है। तो ए की नाभिकों की संख्या बेटा अधिकतम कब होगी, ए के अधिकतम नाभिकों की संख्या बेटा कब होगी, हम कहेंगे साम्यावस्था में, साम्यावस्था में। आप कहोगे सर ए के भाग में तो घटना ही लिखा होता है ना, हमने कहा सवाल में थोड़ा बदल देते हैं ना, ए बीच में ले लिया, यहाँ मान लीजिए कुछ एक्स है, यहाँ क्या है एक्स, एक्स से घट के ए बन रहा है, ए से बी बन रहा है, तो जो काम उधर बी का कर रहा था यहाँ ए कर रहा है, तो साम्यावस्था किसमें आएगी, ए में साम्यावस्था आ सकती है, आ सकती है, क्योंकि देखो कोई चीज है इससे बन रही है, इससे घट रही है, इससे बन रही है, इससे घट रही है, तो अपन क्या लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं साम्यावस्था में, साम्यावस्था में अपन क्या लिखते हैं, लैम्डा 1 इंटू एन एक्स कर दो, इधर लैम्डा 2 इंटू एन ए कर दो, एन ए कर दो। अब ये बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है ना, ध्यान देना, इस केस में अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो ये बेसिकली क्या है, एक्स से बी के, एक्स से ए के बनने की दर, एक्स से ए के बनने की दर, बनने की दर बराबर ए के बी में क्षय होने की दर, क्षय होने की दर। साम्यावस्था को अगर हम लैंग्वेज में लिखें तो यही लिखोगे ना कि एक्स से ए बन रहा है, तो एक्स से ए बनने की दर बराबर बी में क्षय बनने की दर, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और तो और इसको ना डायरेक्ट इसका मान दिया है, ठीक है, इसको किसका मान दिया है, इसका सीधे सीधे इसका मान दिया है एक्टिविटी का, ठीक है। तो लैम्डा 1 इंटू एक्स, ये बनने की दर बेटा ये लैम्डा 1 इंटू एक्स है ना, इसी का मान दिया है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख लें, डी एन बी, सॉरी डी एन ए अपॉन डी टी, डी एन ए अपॉन डी टी, ये हम कहते हैं कुछ भी कह लो यार, ये बनने की दर बेटा सीधे सीधे दी है, इतनी इतनी बनने की दर है, तो बनने की दर कितनी है, 10 की घात 21 पर सेकंड, है ना, ये इसी का मान है, 10 की घात 21, 10 की घात 21 इसी का मान है, या आप इसका मान कह दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू लैम्डा 2 इंटू एन ए, एन ए, तो एन ए का मान कितना आ गया, एन ए का मान कितना आ गया, 10 का घात 21 डिवाइड बाय लैम्डा 2, ये लैम्डा 2 का मान कितना है, 1/30, 1/30, ये आ गया 1/30 है, मैं पागल नहीं, सही है सही है, तो कम कहाँ पागल कहाँ, ये अपन में जाएगा लैम्डा 2 1/30 वैल्यू से नहीं हूँ पागल, पागल नहीं हूँ, अरे बोलो, तो मैं नहीं समझ में आया तो तुम दे हो, हम क्या करते हैं इसमें, ये कह रहे हैं ना कि अधिकतम संख्या, यहाँ देखो एन बी अधिकतम का होगा, हमने बताया ना एन बी अधिकतम, ये एन बी का वैल्यू मैक्सिमम है, दिस इज एन बी मैक्सिमम। बी कौन है बेटा, बीच वाला, अब नाम तो बदल सकते हैं ना, कभी हम एक्स लिखते हैं, एक्स से बना है बाई, बाई से बना है जेड, बाई से बना है जेड, इसलिए क्षय नियतांक लैम्डा 1, इसके लिए क्षय नियतांक लैम्डा 2, ठीक है। अब इसमें साम्यावस्था किसकी आ सकती है, साम्यावस्था में, साम्यावस्था में बाई आएगा, बाई होगा, हो सकता है, साम्यावस्था में कौन हो सकता है, बाई, बाई की अनुमानिक संख्या अधिकतम हो सकती है, और एक होती है साम्यावस्था में जिस दर से बाई बने, क्योंकि पहले तो बनेगा ना, बनेगा बनेगा बनेगा, पहले बनेगा ज्यादा, क्षय कम होगा, बनेगा ज्यादा, क्षय कम होगा, एक लिमिट आएगा कि मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम पर जिस दर से बन रहा है उस दर से क्षय हो रहा है, ऐसा। तो इसके बनने की दर बेटा सीधी दी है, ये एक्टिविटी ही दी है ना, एक्टिविटी ही दी है, ये वास्तव में क्या है, डी एन बी अपॉन डी टी, ये बनने की दर है और ये क्षय होने की दर है, तो यही सीधे सीधे आपको दिया है 10 की घात 21 लैम्डा 2 इंटू एन, समझ रहे हो ना, जो एक्टिविटी है ना आर, वो लैम्डा इंटू एन ही होता है, और ये क्या होता है, दर, वही सीधे दी थी आपको, मुझे उम्मीद है बात क्लियर होगी। चलो बस, और कुछ सवाल हम आपको गृह कार्य में दे देंगे करना, बहुत सारे देंगे। अच्छा एक आखिरी सवाल ये बता देता हूँ, अच्छा ये कर लिया, ये कर लिया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, ये कर लिया, ये तो कर लिया होगा, 6 अल्फा निकल रहा है, आंसर मैच कर रहा था क्या इसका, ठीक है। देखो 6 अल्फा कण, 6 अल्फा कण, तो बेटा 6 अल्फा कण क्या करेंगे जीवन में, हम कहें ए को 24 से कम कर देंगे, 24 से कम, और जेड को 12 से कम, जेड को 12 से कम कर देंगे, ठीक है। फिर 4 बीटा है, 4 बीटा कण, बीटा कण क्या करेंगे, जेड को 4 से बढ़ाएंगे, 4 से बढ़ाएंगे, तो नेट चेंज इन ए, चेंज इन ए, चेंज इन ए कितना हो गया, पहले 232 था, मतलब चेंज इन ए कितना हुआ बेटा 24, और चेंज इन जेड ये कितना हुआ, पहले 12 से कम हुआ, 4 से बढ़ गया, तो ये कितने से चेंज हुआ, 8 से, कितने से चेंज हुआ, 8 से। तो देखना भैया ये कितना बदल गया, 32 था, 24 से चेंज होगा, मतलब 24 घट जाएगा, तो 32 में से 24 कितनी बची, 8, ही हो गया 208, 208, ये 30 है तेरी की 30 नहीं होगा, 90 होगा, 90 90 थोरियम का 90 होता है, तो सब जानते हैं। ये क्या होगा, 8 से, 4 से बढ़ेगा, 12 से कम था, 8 से ये भी कम हुआ, और ये भी कम हुआ, दोनों ही घट रहे हैं, ये 8 से कम हुआ, तो इसको कितना कर दो 82, लेड बनेगा, लेड का 82 होता है, 82 82 208, यस बेटा, विश्वास वेरी गुड, शिवम वेरी गुड। सर कब तक चलेगा, कौन कब तक चलेगा भैया, चलिए। तो बच्चों मैं कुछ और होमवर्क आपको दूंगा, आज के लिए इतना ही। सेमीकंडक्टर हम नेक्स्ट पर स्टार्ट करेंगे, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के, मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। नहीं बेटा कल जब तक हम क्लास छोटे थे तब तक ये सर घर चले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ले लेंगे पार्टी, हम पार्टी ले लेंगे, हम नहीं छोड़ते हैं। तो मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करना बेटा, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाय बच्चा, तू है वो